वेलकम बैक टू ओलंपिया क्लासेस गाइस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब लोग घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अगला टॉपिक था, इसके पहले वाले लेक्चर पे हमने प्रीवियस लेक्चर पे हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि गॉस लॉ का क्या पढ़ रहे थे, एप्लीकेशन पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? गॉस लॉ का एप्लीकेशन। और उस पर हमने पढ़ा था कि किसी लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है। तो लाइन चार्ज के कारण कितनी आती है? इनफाइनाइट लाइन चार्ज के कारण जो आती थी इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू लेमडा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, जहाँ पर आर क्या होता था, इस लाइन चार्ज से दूरी होती थी। ठीक है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी थिन सीट के कारण आपकी कितनी आई थी? इलेक्ट्रिक फील्ड जो आई थी ये आई थी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। और थिक सीट के कारण, ठीक है, थिक प्लेट के कारण यह आया था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या आया था? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो चलिए वहां से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये चीजें हमने पढ़ लिया था। अब देखते हैं कि कैसे गॉस लॉ का प्रयोग करके हम बेलन के लिए कैसे निकालते हैं। तो देखिए, जो आपके बेलन होते हैं, क्या जो आपके बेलन होते हैं, पहले देख लीजिए बेलन कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। या तो आपका खोखला होगा या भरा हुआ होगा। कैसा होगा? खोखला होगा पहला, या तो खोखला, या तो आपका कैसा होगा? खोखला बेलन होगा या भरा बेलन होगा। भरा बेलन। खोखला बेलन का मतलब ये है कि जैसे आपने पाइप देखा होगा, तो पाइप किसका एग्जाम्पल है? खोखले बेलन का एग्जाम्पल है। ठीक है। और जैसे आपने बेलन देखा होगा ये, तो इसके अंदर हर एक जगह पर क्या है? मटेरियल है। तो ये कैसा हुआ? भरा हुआ बेलन। अब मैं आपको बता दूं कि जो खोखला बेलन, ये जो बेलन बने होते हैं, ये 2 पदार्थ से मिलकर बने होते हैं। किन पदार्थों से? 2 पदार्थों से बने होते हैं। या तो आपका नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ? अचालक पदार्थ। किससे? अचालक पदार्थ से। ठीक है। या आपका बना होता है, या आपका किससे बना होता है? कंडक्टिंग मटेरियल से। किससे? कंडक्टिंग मटेरियल से। कंडक्टिंग मटेरियल का मतलब हिंदी में क्या कहते हैं? इसे चालक पदार्थ। क्या कहते हैं? चालक पदार्थ। ठीक है। और इसके पिछले ही लेक्चर पे मैं आपको बता चुका हूं कि जो चालक पदार्थ होता है, जो चालक पदार्थ होता है, उस पर आवेश कहाँ रहता है? आवेश सतह पर रहता है। कहाँ पर रहता है? सतह पर रहता है। वो भी कौन सी सतह पर? बाहरी सतह पर। लिख लीजिएगा, आवेश कहाँ रहता है? बाहरी सतह पर रहता है। लेकिन जो अचालक पदार्थ होता है, क्या होता है? अचालक पदार्थ। ठीक है। अचालक पदार्थ जो होता है, इस पर आवेश आपका पूरे आयतन में होता है। आवेश पूरे आयतन में होता है। ठीक है। अच्छा, खोखले को हम लोग क्या बोलते हैं? हॉलो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हॉलो। और भरे हुए बेलन को क्या बोलते हैं? सॉलिड बोलते हैं। ठोस कह लीजिए इसे। क्या है? ठोस, यानी कि सॉलिड। ठीक है। तो हॉलो सिलेंडर आपके 2 टाइप के बने होते हैं। या तो किससे बना होगा?
कंडक्टिंग से। अब मैं यार इसको ध्यान देना थोड़ा सा यार, मैं चालक को मैं क्या लिखूंगा, कंडक्टिंग लिखूंगा, और कुचालक को अचालक कह लीजिए या कुचालक कह लीजिए, कुचालक। कुचालक पदार्थ, अचालक को ही क्या कहते हैं, कुचालक पदार्थ, या इसी को नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग। जो खोखला बेलन होता है वो दो टाइप से बन सकता है, या तो कंडक्टिंग पदार्थ का बनेगा या नॉन कंडक्टिंग पदार्थ का बनेगा, या तो चालक पदार्थ का बनेगा या कुचालक पदार्थ का बनेगा। इसी तरीके से आपका ठोस बेलन भी होगा, वो भी किससे बनेगा, या तो कंडक्टिंग से बन जाएगा या नॉन कंडक्टिंग मटेरियल से बन जाएगी। किससे बन जाएगा, नॉन कंडक्टिंग से। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक चीज मैं ये बता रहा था कि देखिए, जो कैसा होता है कंडक्टिंग पदार्थ, कैसा होता है कंडक्टिंग पदार्थ, यानी चालक पदार्थ होता है, उस पर आवेश कहाँ रहता है, बाहरी सतह पर। तो यदि खोखला बेलन है, कैसा है, खोखला है, यानी कि बीच में पदार्थ है ही नहीं, तो यहाँ पर आवेश कहाँ पर होगा, खोखले बेलन पर हमेशा बाहर की तरफ होगा। और यदि आपका सॉलिड है, मतलब ठोस बेलन है, और उस पर कैसा है, नॉन कंडक्टिंग है, कैसा है, सॉलिड है लेकिन कंडक्टिंग है, सॉलिड है लेकिन कैसा है, कंडक्टिंग है, तो कंडक्टिंग पर आवेश कहाँ रहता है, धनात्मक। तो ये तीनों केस एक जैसे हैं, ये तीनों केस, ये वाला और ये वाला, तीनों केस कैसे हैं, एक जैसे हैं। यानी इन तीनों पर चार्ज कहाँ रहेगा, बाहरी सतह पर रहेगा। तो लिखिएगा, इन तीनों पर आवेश बाहरी सतह पर रहेगा। कहां पर रहेगा, बाहरी सतह पर रहेगा। क्लियर है। तो चलिए हम इन तीनों को एक अलग केस में पढ़ेंगे, और बचा कौन सा, ठोस का, सॉलिड का, नॉन कंडक्टिंग। ठोस बेलन का जो कैसे बना हो, कुचालक पदार्थ से बना हो, उसका अलग पढ़ लेंगे। बाकी ये तीनों कैसे हो जाएंगे, एक साथ पढ़ लेंगे। क्यों पढ़ लेंगे, क्योंकि इन तीनों पर आवेश कहां पर है, बाहरी सतह पर है, तो ये तीनों एक जैसे हैं, तो उसको एक साथ हम लोग डील कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें से जो आपको लग रहा हो कि आपने नहीं पढ़ा है या नहीं आपको ये चीजें क्लियर हैं, तो आप उन्हें नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं, अब हेडिंग डालिएगा, ठोस चालक बेलन कामा खोखला चालक तथा कुचालक पदार्थ से बने बेलन के कारण वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, यानी कि अब जो हमारा बेलन है वो कैसा है, या जो हमारा बेलन है वो ठोस है, ठीक है, और चालक पदार्थ से बना हुआ। कैसा बना हुआ, चालक पदार्थ से, यानी सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर है, या आपका हॉलो कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर है। कैसा है, सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर है, या आपका हॉलो कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर है। और इस पर क्या है, आवेश आपका कहां पर होता है, इन तीनों केसों के लिए आवेश आपका बाहरी सतह पर होता है। कहां पर होता है मेरे भाई, बाहरी सतह पर होता है। तो आपने क्या किया, एक आपने सिलेंडर बना लिया, क्या किया, सिलेंडर बना लिया। चलिए मैं इसको थोड़ा सा फिर से बनाता हूं, कोशिश करिएगा समझने की कि ये सब क्या है, कैसे लिखा हुआ है। आपने क्या किया कि आपने एक हॉलो सिलेंडर बनाया। अब आप पूछेंगे कि सर आप हॉलो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें तो सॉलिड भी लिखा हुआ है। तो यार कुछ भी बना लो, चार्ज कहाँ पर रहना है, आवेश कहाँ पर रहना है, बाहरी सतह पर। तो हमें कहाँ से मतलब है, बाहरी सतह से मतलब है ना। तो आपने क्यू चार्ज, और इस पर जो टोटल चार्ज है वो कितना है, हमने क्यू माना है। क्यू चार्ज इस पर एक समान रूप से वितरित है बेलन पर, और माना कि इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, कैपिटल आर। इस बेलन की जो रेडियस है कितनी है, कैपिटल आर। तो अब आप क्या करेंगे, आपको क्या बताना है, और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, इनफाइनाइट है। इस बेलन की लंबाई कितनी है, अनंत है, हमें नहीं पता कितनी है, अनंत लंबाई। तो यार
अब आपको लेकिन ये जरूर पता है कि चार्ज आपका बेलन में कहां पर रहेगा, इन तीनों केसों के लिए सतह इसके बेलन की बाहरी सतह पर। तो क्या आएगा, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, जहां पर सिग्मा क्या है, पृष्ठ, सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या है यार, सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब पृष्ठीय आवेश घनत्व। सिग्मा क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व। यहां से एक बात समझ में आई कि जब भी आपकी सतह की बात हो तो क्या लगाएंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। क्लियर है। तो यार आप पूरे का चार्ज हर एक लेंथ पर तो नहीं बता सकते, लेकिन ये जरूर बता सकते हैं कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर कितना चार्ज होगा, तो वो कितना होगा, सिग्मा चार्ज होगा। 2 मीटर स्क्वायर एरिया पर कितना चार्ज होगा, 2 सिग्मा होगा। 3 मीटर स्क्वायर पर एरिया पर कितना चार्ज होगा, 3 मीटर स्क्वायर एरिया। तो ये इस तरीके से है। अब आपसे क्वेश्चन में कहेगा कि या तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप सिलेंडर के अंदर निकालिए या बाहर निकालिए। तो कितने केस हो गए, 2 केस। या तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको सिलेंडर के अंदर बताना है या बाहर बताना। तो हमने पहला केस कौन सा लिया कि अंदर बताना है। तो अंदर बताने के लिए हम इसके एक्सिस से स्मॉल आर दूरी पर, बेलन की अक्ष से स्मॉल आर दूरी पर हम आए और एक गॉसियन पृष्ठ बना लिया। क्या बना लिया, गॉसियन पृष्ठ। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो गॉसियन पृष्ठ जो आया है, ये जो गॉसियन पृष्ठ बनाए हैं, इस पर हर एक जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, एक समान होती है। तो गॉसियन पृष्ठ हम क्या लिखेंगे, बेलन लेंगे। बेलन के लिए गॉसियन पृष्ठ क्या होता है, बेलन होता है। अच्छा, गॉसियन पृष्ठ से बना लिया, तो अब हमें क्या निकालना, फ्लक्स निकालना। तो फ्लक्स निकालने का फ्लक्स बराबर क्या होता है, फ्लक्स बराबर होता है ई इंटू डी ए कॉस थीटा। ई इंटू डी ए कॉस थीटा, जहां पर ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र, डी ए क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ई क्या है, ई है आपका वैद्युत क्षेत्र और डी ए क्या है, एरिया वेक्टर है। और थीटा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है। तो यार ये जो पहला जो ऊपर वाला सर्कल है, आपको पता है कि एरिया वेक्टर कहां पर लाई करता है, 3D ऑब्जेक्ट के लिए परपेंडिकुलर आउटसाइड, मतलब बाहर की तरफ। तो एरिया वेक्टर इसके लिए ये हो गया, ठीक है, पहली वाली सरफेस के लिए। दूसरी वाली सरफेस को ये वाला बोला, तो इसके लिए भी एरिया वेक्टर नीचे डी ए। तीसरी वाली सरफेस के लिए एरिया वेक्टर डी ए। अच्छा, अब आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक समान है। तो ये कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो आपकी ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से दूर जाती है। अब यहां से ध्यान से देखो, तो इसके लिए इनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, तीसरी वाली सरफेस के लिए डीए और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच जो डायरेक्शन है वो एक हो गई। तो एंगल कहां क्या हो गया, 0। और इन दोनों के लिए जो पहली वाली और दूसरी वाली सतह के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। कितना है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री होता है तो cos 90 कितना हो जाता है, 0। तो दोनों जगह के लिए हमारा जो फ्लक्स क्या आएगा, 0 आएगा। तो टोटल फ्लक्स कितना आ जाएगा, 3 सतह से निकलेगा, φ1 प्लस का φ2 प्लस का φ3, मतलब पहली सतह से, दूसरी सतह से और तीसरी सतह से। तो पहली और दूसरी सतह के लिए एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 90। तो यहां से ये लिख दिया। और तीसरे वाले के लिए कितना है, एक समान है, तो cos 0 हो गया। तो ये यहां से cos 90 की वैल्यू 0, cos 90 की वैल्यू 0, मतलब ये दोनों क्या हो गए, 0। किसके कारण आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, केवल इस तीसरी वाली सरफेस के कारण। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आया वो कितना आया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है आपकी कांस्टेंट है, तो उसको बाहर कर लिया। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो वो वही है dA। तो dA छोटे छोटे एरिया का जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, जोड़ूंगा, तो क्या हो जाएगा, बड़ा सा एरिया चला आएगा। तो बड़ा सा एरिया निकाल लिया। मान लिया कि ये जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर की जो लेंथ है वो कितनी है, L है। तो लिख दिया E इंटू 2πRL, ठीक है। अब गॉस की प्रमेय से आपको क्या पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है, Q इनसाइड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब जितना चार्ज अंदर होता है उसका एप्सिलॉन नॉट 1/ε0 टाइम्स होता है, Q इनसाइड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये होता है। अब ये और ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। ये वाली इक्वेशन और नीचे वाली इक्वेशन क्या है, दोनों बराबर हैं। तो दोनों को मेरे भाई क्या कर दो, बराबर कर दो।
अब जब आप बराबर करोगे तो आपको पता चलेगा कि Q इनसाइड जो है वो क्या है, 0 है। इस वाले सिलेंडर का जो गॉसियन सरफेस खींचे हैं भाई, ये क्या है, ये जो आपको डॉट डॉट के रूप में अब दिख रहा होगा, ये क्या है, गॉसियन सरफेस है। क्या है, गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस के लिए जो अंदर चार्ज देखते हैं तो इसके अंदर चार्ज कितना है, 0। क्यों, क्योंकि इस जो चार्ज जो है वो कहाँ पर है, सिलेंडर की बाहरी सतह पर है ना। तो अभी तो हम अंदर के लिए निकाल रहे हैं, किसके लिए निकाल रहे हैं, अंदर के लिए। तो चार्ज तो है ही नहीं, तो चार्ज कितना है, 0। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कितनी आ जाएगी, 0। ठीक है, चलिए पहले आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए पहला केस देख लिया, इनसाइड के लिए देख लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ रही थी, 0 आ रही थी। अब देखते हैं केस नंबर 2 आउटसाइड के लिए। आउटसाइड के लिए तो हम क्या किया, एक सिलेंडर बनाया, ये इसके एक्सिस और इसकी रेडियस कितना है, r। अब जो हमारी दूरी होगी वो क्या होगी, इस सिलेंडर की रेडियस r है, जो हमारी जो r क्या है, स्मॉल r क्या है, गॉसियन सरफेस की रेडियस है। किसकी है, गॉसियन सरफेस की रेडियस है। तो यहां से r दूरी पर आके हमने क्या किया, एक गॉसियन सरफेस बना लिया। ये ठीक है। तो यहां पर यदि आप ध्यान से देखो, ये वाला जो गॉसियन सरफेस है, इसके लिए जो चार्ज तो अब अंदर ही होगा, सिलेंडर के अंदर। क्या मतलब, जो ओरिजिनल सिलेंडर है, सिलेंडर के आउटर सरफेस पर होगा। ये आपका ओरिजिनल सिलेंडर है। क्या है, ओरिजिनल सिलेंडर। और ये क्या है, आपका गॉसियन सरफेस है। क्या है, गॉसियन सरफेस है। और इसकी लेंथ गॉसियन सरफेस की जो सिलेंडर लिया वो कितनी है, L है। ये सिलेंडर आपका इनफाइनाइट लेंथ का है। यहां पर भी आपका सिग्मा आएगा, कितना आएगा, Q/A। ठीक है। तो चलिए आउटसाइड के लिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, आपको क्या मिलेगा, फ्लक्स मिलेगा। गॉसियन सरफेस लिया तो क्या लिया, सिलेंडर ही लेंगे, पहले आपको बता चुका हूं। तो फ्लक्स किस सतह के कारण आएगा, एक वाली, ये वाली ऊपर वाली सतह के कारण, ये दूसरी वाली सतह के कारण, और तीसरा ये कर्व्ड सरफेस के कारण। तो φ1 प्लस का φ2 प्लस का φ3। यदि पिछले से आप ध्यान करो तो ये जो ऊपर वाली सतह है, एरिया वेक्टर इसका किधर होगा, ऊपर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड इससे तो दूर जा रही है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसी डायरेक्शन है। तो ढंग से देखो तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये है, इसके लिए पहली वाली सरफेस के लिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, ये वाली। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच के एंगल कितना हो गया, 90। इसी तरीके से दूसरे वाले के लिए देखना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है, इनके बीच का एंगल कितना, 90। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, 0, क्योंकि cos 90 फाई बराबर क्या होता है, यहां पर लिख लेना, फाई बराबर होता है EDA, ये cos थीटा। और क्योंकि पहले और दूसरे के लिए एंगल कितना है, 90 डिग्री है, इस वजह से क्या हो गया, 0। तो फ्लक्स आएगा आपके तीसरे कारण। तीसरे कारण क्यों, क्योंकि एरिया वेक्टर किधर हो, परपेंडिकुलर आउटसाइड, बाहर की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो गई, सेम हो गई। तो इस वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण आएगी, तीसरे वाले कारण। तो जो फ्लक्स आएगा वो कितना आएगा, EDA cos 0। और इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, कांस्टेंट है, तो बाहर आ जाएगी, DA cos 0 की वैल्यू 1, ये QE। अब गॉस की प्रमेय से पता है कि QE कितना होता है, मतलब फाई E इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है, Q इनसाइड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड तो E है, और DA जब जोड़ेंगे, छोटा छोटा एरिया जोड़ेंगे, तो ये जो गॉसियन सरफेस का एरिया कितना आ जाएगा, 2 पाई स्मॉल r इंटू L। ठीक है। अब इनसाइड कितना चार्ज है तो वो देख लेते हैं। तो इनसाइड कितना चार्ज है, सिग्मा इंटू एरिया। तो एरिया सिलेंडर का, किस सिलेंडर का,
ये कैपिटल आर वाली रेडियस का। भाई चार्ज इसी पर तो है, इस गॉसियन सरफेस वाले सिलेंडर पर थोड़ी ना है, चार्ज कहाँ पर है, इस पर है। ठीक है, तो ये चार्ज कहाँ पर है, सिग्मा इंटू एरिया, तो एरिया कौन सा वाले का, कैपिटल आर वाले का, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 2 पाई आर डिवाइडेड बाई एल एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड 2 पाई आर एल। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, एल से एल कैंसिल, यानी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड कितनी आ गई, ढंग से देखो तो ये आ जाएगी सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर। यदि ध्यान से देखो तो ये सिग्मा क्या है, कांस्टेंट है, आर क्या है, बेलन की त्रिज्या है, यानी वो भी क्या है, कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये भी क्या है, कांस्टेंट है, आर क्या है, बेलन के अक्ष से दूरी, तो चेंज क्या कर रहे हैं, दूरी, तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, 1/r के। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये फिगर आपको समझ में ना आया हो, तो फिगर मैं आपका फिर से बना सकता हूं। देखिए क्या किया आपने एक सिलेंडर बनाया, ये रहा आपका सिलेंडर और इसकी रेडियस है स्मॉल आर, सॉरी कैपिटल आर। यहां से आर दूरी पर, यहां से स्मॉल आर दूरी पर आपने एक गॉसियन सरफेस खींचा, तो ये रही आपकी यहां से आर दूरी पर, तो यहां से भी आर दूरी पर होना चाहिए, और ये गॉसियन सरफेस आपकी क्या हो गई, सिलेंडर। अच्छा, अब ध्यान से यदि देखो तो मैं गॉसियन सरफेस को मैं क्या किए दे रहा हूं, ये जो गॉसियन सरफेस है इसको मैं डॉट डॉट से दिखाई दे रहा हूं। किससे दिखाई दे रहा हूं, डॉट डॉट से। डॉट डॉट से दिख रहा है, ये क्या है, गॉसियन सरफेस है, और ये आपका सिलेंडर दिया हुआ है, जो आपको दिया हुआ सिलेंडर है। अच्छा, यदि आप ध्यान से देखो तो चार्ज आपका कहाँ है, दिए हुए सिलेंडर पर है ना, कि गॉसियन सरफेस पर। तो जो इसके लिए क्यों इनसाइड जो चार्ज आया है वो कितना आया है, इस सरफेस, इस सिलेंडर पर चार्ज है ना, इस सिलेंडर पर चार्ज है ना, कि ये बड़े वाले सिलेंडर पर। ठीक है, तो इस वजह से यहां पर क्या आया है, कैपिटल आर आया, क्योंकि आवेश कहां है, कैपिटल आर दूरी पर है, ना कि स्मॉल आर दूरी पर। स्मॉल आर दूरी तो ये हो गई, गॉसियन पृष्ठ पर तो है ही नहीं चार्ज, तो इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग निकाल लेंगे। ठीक है, ये मैं बता दूं, ये वाला पहली सरफेस है, ये दूसरी है और ये तीसरी है। तो अब आप एरिया वेक्टर देखें तो एरिया वेक्टर ए के लिए परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ, दूसरे के लिए परपेंडिकुलर नीचे की तरफ, तीसरे वाले के लिए परपेंडिकुलर आउटसाइड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये इधर, तो दूसरे वाले के लिए देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब इधर जा रही है तो इनके बीच का एंगल कितना, 90। इसी तरीके से इसके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90, तो वो दोनों क्या हो गए, 0। और इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही, तो इनके बीच का एंगल 0, तो ये cos 0, और ये सब नोट कर लीजिए। अब आप इतना समझ चुके हैं। चलिए अब ग्राफ देख लें, क्या देख लें, ग्राफ। तो देखो, जब आपको क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है, क्या करो, आप एक सिलेंडर बनाओ, इमेजिनरी सिलेंडर बनाओ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखा रहा है इधर, ये वाली लाइन किसको दिखा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड को, ये दूरी r को, तो ये r है। तो आपने जब निकाला था कि इनसाइड मतलब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ रही थी, 0। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, 0। और आउटसाइड जो आई है, आउटसाइड जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आई है वो क्या आई है, ई आउटसाइड आपका आया है
ई जो आउटसाइड आई है वो कितना आई है, ध्यान से देखोगे तो ये आया था सिग्मा आर अपान एप्सिलॉन नॉट आर, यानी ये तीनों तो क्या थे, कांस्टेंट से किस पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, ई आउट साइड जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था 1 अपान आर के। तो यहाँ से ये ग्राफ ऐसे आएगा, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपान आर। चलिए नोट करिए इसे, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नोट करिए। तो चलिए अब जो है आप अगली हेडिंग लगाइएगा। यार मैं हेडिंग अब इंग्लिश से ही लिखे दे रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा सा आप खुद समझिए कि क्या चीज़ें हैं, और वो चीज़ें मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इस वजह से मैं अब किस में लिख रहा हूँ, इंग्लिश में हेडिंग लिखे दे रहा हूँ। तो लिखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, कुचालक नॉन कंडक्टिंग सॉलिड सिलेंडर, किसके कारण, सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, ये लिखिए कुचालक पदार्थ से बने ठोस बेलन के कारण विद्युत क्षेत्र, ये हेडिंग डालिए। चलिए डालिए। अब आपको पता है कि कैसा पदार्थ है, कुचालक है, कैसा है, कुचालक है, और कुचालक है ऊपर से कैसा है, ठोस है, तो आपका आवेश कहां पर रहेगा, पूरे आयतन में। तो लिखिएगा आवेश पूरे आयतन में रहेगा, आवेश पूरे आयतन में रहेगा, ठीक है। यानी कि अब आपका सिलेंडर ये रहा, ठीक है, ध्यान से देखिए ना, रेडियस आपकी आर है, ठीक है। अब जो है आपका जो आवेश है वो हर जगह है, कहाँ पर है, हर जगह है, मतलब सिलेंडर के अंदर है, कहाँ पर है, सिलेंडर के अंदर है, आवेश कहाँ है, सिलेंडर के अंदर। और इस पर जो चार्ज है ना वो कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है, और इसकी जो लंबाई है सिलेंडर की वो कितनी है, इनफाइनाइट है। अब ये जो समझ रहे हैं ना, ये जो आवेश है इस पूरे सिलेंडर के अंदर भरा हुआ है, कहां पर भरा हुआ, अंदर भरा हुआ है, यानी कि पूरे आयतन में आवेश है। तो जब आयतन की बात आ जाए तो वहां पर क्या एक रो आता है, एक कांस्टेंट क्या आता है, रो बराबर होता है चार्ज डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, चार्ज डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, यानी कि इसको क्या कहते हैं, आयतनिक आवेश घनत्व, क्या कहते हैं, आयतनिक आवेश घनत्व। यानी कि देखो ये कैसा है, अनंत लंबाई का है यार, तो किसी एक आयतन के मतलब इसके पूरे आयतन के लिए तो हम नहीं बता सकते हैं कि कितना होगा चार्ज, तो यानी कि लेकिन नहीं, हम 1 मीटर क्यूब के लिए बता सकते हैं कि एक आयतन में कितना होगा, पूरे आयतन में तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन एक आयतन में बता सकते हैं कि कितना चार्ज होगा। तो कितना चार्ज होगा एक आयतन पर, एक आयतन पर आपका चार्ज होगा सिग्मा, 2 आयतन पर 2 सिग्मा, 3 आयतन पर 3 सिग्मा, 4 आयतन पर 4 सिग्मा, ठीक है। तो ये बात रही। अब फिर से इसमें 2 केस बनेंगे, कितने केस बनेंगे, 2 केस। या तो आपसे पूछेगा सिलेंडर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ या सिलेंडर के बाहर, तो हम क्या लेते हैं, केस नंबर 1 क्या लेते हैं, सिलेंडर के आउटसाइड, किधर लेते हैं, आउटसाइड, यानी कि इससे स्मॉल r दूरी पर, इसकी एक्सिस से स्मॉल
r दूरी पर हम क्या है एक गॉसियन सरफेस खींचते हैं। तो एक गॉसियन सरफेस खींच लिया, यहां से भी r दूरी पर, यहां से भी r दूरी पर, और ये रहा, ठीक है। ये वाली दूरी आपको पता होने से कितनी है, r। या चलिए ये वाली न लेकर के मैं यहाँ पर r इसे दिखाता हूँ कि ये कितनी है, स्मॉल r है। अच्छा, और आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि ये जो डॉट डॉट से दिख रहा है ये कैसा है, आपका गॉसियन सरफेस है। कैसी है, गॉसियन सरफेस है। यहाँ पर जो गॉसियन सरफेस आउटसाइड का मतलब क्या है कि जो स्मॉल r है बड़ा है किससे, कैपिटल आर से। यानी कि स्मॉल r दूरी पर बेलन से, स्मॉल r दूरी पर जो कि बेलन से बाहर की तरफ है, बेलन से ज़्यादा त्रिज्या से बड़ी दूरी हो, उसके बाहर हमें क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। यहाँ पर कहीं पर भी, तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, यहाँ पर क्या करेंगे, पहले गॉसियन पृष्ठ लेंगे। क्या लेंगे, गॉसियन पृष्ठ। तो गॉसियन पृष्ठ आप क्या लेंगे, बेलन ही लेंगे। क्या लेंगे, बेलन, पहले से बता चुका हूँ। तो जब गॉसियन पृष्ठ ले लिया तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, फ्लक्स निकाल सकते हैं। फ्लक्स आपका किसके, पहले वाली सतह के कारण, दूसरी वाली सतह के कारण और तीसरी वाली सतह के कारण, यही आएगा। अब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। अच्छा, एरिया वेक्टर पहले वाले कारण ऊपर की तरफ, ये डी है। नीचे दूसरे वाले कारण ये नीचे की तरफ, तो ये डी है। तीसरे वाले के कारण एरिया वेक्टर ये डी है। यानी कि जो फ्लक्स जो होगा वो φ1 प्लस का φ2 प्लस का φ3, मतलब पहली सतह से कि जितना निकलेगा, दूसरी सतह से जितना निकलेगा और तीसरी सतह से जितना निकलेगा, उनको क्या कर देंगे हम लोग, ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। और ये जो फ्लक्स बराबर जो होता है, आप यदि देखो तो कितना होता है, ये होता है EDA cos थीटा। थीटा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है। तो यार ये जो दो सतह के लिए, यानी 1 के लिए और 2 के लिए एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। पहली वाली सतह और दूसरी वाली सतह के लिए एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो ये कितने हो गए, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण आएगी, केवल तीसरे के कारण। तो फ्लक्स जो आएगा वो इसके कारण आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, EDA cos 0, और cos 0 की वैल्यू 1। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, कांस्टेंट, तो उसको बाहर कर लिए, ये डी है। अच्छा, अब इसका जो मैंने मान लिया कि इसको जो लेंथ है वो कितनी है, जो गॉसियन सरफेस की जो लेंथ है वो कितनी है, L है। तो यहाँ से बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई RL। तो R कौन सा लेंगे, गॉसियन सरफेस की यहाँ पर बात है हो रही, गॉसियन सरफेस की। किसकी बात हो रही है, गॉसियन सरफेस की। तो गॉसियन सरफेस कितना है, स्मॉल r रेडियस का है, तो स्मॉल r इंटू L। अच्छा, एक चीज और आपको पता है कि जो फ्लक्स जो होता है वो कितना होता है, Q इनसाइड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, यही होता है। और ये कितना है, इनसाइड कितना चार्ज है, तो हम यहां से पता चल जाएगा, सिग्मा इंटू वी, सिग्मा इंटू वी, सॉरी सिग्मा नहीं, रो इंटू वी। क्या है, रो इंटू वी। भाई क्यू इनसाइड यदि बताना हो, क्यू बताना हो तो क्या हो जाएगा, क्यू बराबर कितना हो जाएगा, रो इंटू वी। जहां पे वी क्या है, इसका आयतन है, किसका, जहां पर चार्ज है। तो आयतन चार्ज के लिए कितना हो जाएगा, रो इंटू वी डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। और यहां पर ये किसके बराबर है, इसके, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो ये E इंटू 2 पाई RL। एक चीज और देखना, यहां पर यदि आप देखोगे तो हमें, भाई ऐसे तो लंबाई इसकी बहुत है, तो आयतन हमें कितनी तक का चाहिए कि इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर कितना चार्ज है, तो उसकी लंबाई L ही लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, रो इंटू आयतन पाई R कौन सा लेंगे, क्योंकि चार्ज कहां पर है, चार्ज कहां पर है, कैपिटल R रेडियस पर है। तो पाई R स्क्वायर, और लेंथ कितनी है, L। भाई सिलेंडर का जो लेंथ, जो आयतन होगा बेलन का, वो कितना होगा, यही तो होगा, पाई R स्क्वायर L होता है। तो पाई R कौन सा लेंगे, भाई चार्ज कहां पर है, R पर ही तो है, स्मॉल r दूरी तक तो ही चार्ज है, सॉरी कैपिटल R दूरी तक, तो वही ले लेंगे, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट।
और ये बराबर किसके हो जाएगा, E इंटू 2 पाई स्मॉल r इंटू एल। एल से एल कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यदि निकालोगे और वो भी कितना आया आउटसाइड, तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है सिग्मा r स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई r। यदि ढंग से देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आउटसाइड है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, 1 अपॉन r के, क्योंकि सिग्मा रो क्या है, कांस्टेंट है, कैपिटल R क्या है, कांस्टेंट है, 2 क्या है, कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, कांस्टेंट है। यानी किस पर निर्भर कर रही है, R पर। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। चलिए नोट कर लीजिए, फिर दूसरा केस इसको देखते हैं। नोट करिए इसे। चलिए अब फिर से अगला केस, केस नंबर 2। आउटसाइड के लिए निकाल लिया था, तो अब किसके निकालना है, इनसाइड के लिए। मतलब सिलेंडर के अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, सिलेंडर के अंदर, मतलब R जो है आपका क्या होगा, कम होगा किससे, कैपिटल R से। तो हमने क्या किया, एक ये रहा हमारा सिलेंडर, ठीक है, ये क्या है आपका R है। यहाँ से R दूरी पर, यहाँ से R दूरी पर हमने क्या किया, एक गॉसियन सरफेस खींच लिया, और वो भी क्या होगी, सिलेंडर होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपको जो क्या दिया हुआ है, आवेश हर जगह पर है, क्योंकि कैसा है, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का है, और वो भी कैसा है, सॉलिड है। तो इस वजह से आवेश कहाँ पर होगा, हर जगह पर होगा। तो ये वाला जो है, ये वाला सिलेंडर जो मैं गहरा बना रहा हूँ, ये क्या है, गॉसियन सरफेस है। क्या है, गॉसियन सरफेस है। तो गॉसियन सरफेस में अब लिखने की जरूरत नहीं है कि गॉसियन सरफेस आप क्या लेंगे, गॉसियन पृष्ठ। गॉसियन पृष्ठ आपने क्या लिया, बेलन। क्या लिया, बेलन, ठीक है। फिर आप क्या करिए, क्या पता चलेगा इससे, फ्लक्स पता चलेगा। कितना होगा, तीनों सतह से, 1, 2 और 3। उसी तरीके से देखेगा तो इसके लिए एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ, इसके लिए ये पहली वाली सतह के लिए एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ, दूसरी वाली सतह के लिए एरिया वेक्टर नीचे की तरफ, तीसरी वाली सतह के लिए एरिया वेक्टर इधर। तो पहले और दूसरे के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये वाली एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, ये dA, और ये क्या है, dA। तो यहां से यदि देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहली और दूसरी सतह के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का जो कोण है वो कितना है, 90 डिग्री। तो फ्लक्स बराबर आपको पता है कि फ्लक्स बराबर क्या होता है, क्लियरली। तो फ्लक्स बराबर आपको पता है कि फ्लक्स बराबर होता है EdA cos थीटा। और यहाँ पर तो cos 90 की वैल्यू 0, तो पहला फ्लक्स 0, दूसरा 0। जो फ्लक्स आएगा वो किसके कारण आएगा, तीसरे के कारण, EdA cos 0। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि कांस्टेंट है तो उसको क्या कर लिया, बाहर कर लिया, एरिया dA cos 0 की वैल्यू 0, इलेक्ट्रिक फील्ड, और छोटे छोटे एरिया, इस गॉसियन सरफेस का एरिया, छोटा छोटा एरिया जोड़ दूंगा तो पूरी गॉसियन सरफेस का एरिया आ जाएगा। और जो गॉसियन पृष्ठ है वो कैसा है, बेलन है। तो बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, 2 पाई r, मतलब स्मॉल r, क्योंकि स्मॉल r की है तो क्या है, स्मॉल r रेडियस, त्रिज्या की। जो गॉसियन पृष्ठ है वो कितना है, बेलन है, लेकिन स्मॉल r त्रिज्या का है। 2 पाई r, और लेंथ मैंने मान लिया कि इसकी कितनी है, l, तो ये लेंथ l हो गई, ये आपको पता है। लेकिन आपको गॉस की प्रमेय से एक चीज और पता होता है कि ये कितना होता है, Q इनसाइड, मतलब अंदर कितना चार्ज है, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। और यहां पर भी आपका कैसा है, क्योंकि वॉल्यूम पर चार्ज है तो रो इज इक्वल टू कितना होता है, Q अपॉन वॉल्यूम। तो यहां से यदि देखो तो अब देखना,
अब आप कहां तक ले रहे हैं, अब आपका चार्ज कहां तक है यार, चार्ज तो आपका पूरे में है, लेकिन आपको मतलब किससे है, जो इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर है, इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर है। तो आपका चार्ज भी अब कहां तक लेंगे, स्मॉल आर रेडियस तक लेंगे। कहां तक लेंगे, स्मॉल आर रेडियस तक। तो वॉल्यूम कौन सा आएगा, चार्ज बराबर कितना हो जाएगा, रो इंटू वी डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, और रो की वैल्यू तो रो ही है, वॉल्यूम कितना हो जाएगा पाई आर। तो आर कौन सा लेंगे, स्मॉल आर तक, क्योंकि अब हमें किससे मतलब है भाई, इसी से ना, गॉसियन पृष्ठ के अंदर कितना चार्ज है, गॉसियन पृष्ठ के अंदर कितना चार्ज है, तो गॉसियन पृष्ठ के अंदर तो स्मॉल आर रेडियस तक की तो चार्ज है, वो तो फिर गॉसियन पृष्ठ के बाहर हो जाएगा, तो बाहर वाला चार्ज नहीं लेना, कौन सा लेना, अंदर वाला। तो कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों क्या है, एक ही है, तो इन दोनों को क्या कर दिया बराबर, यानी ई इंटू 2 पाई स्मॉल आर इंटू एल इज इक्वल टू सिग्मा रो पाई आर स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। खपाच खपाच, पाई से पाई कैंसिल, आर से एक आर कैंसिल, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपकी आ गई वो कितनी आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी आ रही है यहां से देखोगे तो सिग्मा आर अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ये क्या आया है, इनसाइड के लिए, ठीक है। तो यहां से यदि देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के, ठीक है। तो चलिए अब इसके लिए ग्राफ देख लेते हैं, ठीक। तो पॉज करके इसे नोट कर लीजिएगा। अब जो है आप इसका ग्राफ देखो, एक आपको बेलन बनाना है, ठीक है। बेलन बनाओगे तो ये है आपका इनसाइड के लिए और ये है आउटसाइड बाहर के लिए, बेलन के अंदर और बेलन के बाहर। बेलन के जो बाहर थी वो इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, ठीक है। और जो इनसाइड आई है वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r इसके। तो ये आप इसको बना लीजिए, ये आपका प्लस प्लस इसके आयतन पर चार्ज। चलिए ठीक है, ग्राफ बना लीजिए। अब हम बात करेंगे स्फीयर की, तो पहले इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए अब बात करते हैं स्फीयर की। किसकी बात करते हैं, स्फीयर। स्फीयर मतलब गोले की, गोला। तो यानी कि जो आपकी स्फीयर होते हैं ये भी दो मटेरियल के बने होते हैं, मतलब कि या तो आपका चालक पदार्थ से बना होगा या कह लीजिए कुचालक से बना होगा। किससे बना होगा, कुचालक से। और चालक में भी दो तरीके के होते हैं। कैसे होते हैं, दो तरीके के। जो चालक पदार्थ में भी जो होंगे वो दो तरीके के होंगे। तो चालक पदार्थ में होंगे, एक तो आपका खोखला गोला होगा। कैसा होगा, खोखला गोला। एक आपका होगा ठोस गोला। कैसा होगा, ठोस गोला, ठीक है। और कुचालक में भी होंगे, तो एक आपका कैसा होगा, कुचालक में होगा एक आपका खोखला गोला और एक आपका होगा ठोस गोला, ठीक है। कुचालक पदार्थ और ये चालक पदार्थ। तो देखिएगा यहां पर ये जो ऊपर वाले ये जो तीनों केस हैं, ये तीनों केस एक जैसे हैं। कैसे हैं, एक जैसे। भाई चालक पदार्थ है तो आपको पता है कि चालक पदार्थ में आवेश कहां पर रहता है, सतह के
मतलब वस्तु के या किसी भी सतह पर रहता है, बाहरी सतह पर रहता है। आवेश कहाँ पर रहता है? बाहरी सतह पर। तो चाहे ठोस हो या खोखला हो, कहाँ पर रहेगा? बाहर पर रहेगा। अच्छा, कुचालक पदार्थ के लिए खोखले गोलन की बात करते हैं, तो बेलन गोला कैसा है? खोखला है। कैसा है? खोखला है, लेकिन किसका बना? कुचालक पदार्थ का। तो कुचालक पदार्थ में आवेश कहां पर होता है? अंदर होता है, वैल्यूम के अंदर होता है, पूरे वैल्यूम पर। तो जब अंदर पदार्थ ही नहीं है तो कहां पर होगा? पदार्थ कहां पर है आपका? आउटर सरफेस पर है। क्यों? क्योंकि खोखला गोला है ना, तो आपका आवेश भी कहां पर होगा? बाहर पर। तो इन तीनों पर आवेश कहां पर होता है? बाहरी सतह पर होता है। आवेश बाहरी सतह पर होता है, ठीक है। और यहां पर आवेश कहां होगा? केवल इसके लिए आवेश आयतन में होगा, ठीक है। ये चीज आपके खून में घुस जाए। कहां घुस जाए? खून में घुस जाए, क्योंकि एग्जाम में आएगा। फिर आप वहां पर क्या देखेंगे? धुआं देखेंगे। तो धुआं वहां पर ना देखें, इस वजह से सब कुछ यहीं पर कर लें। तो आवेश पूरे आयतन में रहेगा, ठीक है। ये बात आपके खून में घुस जाए, ठीक है। चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं। इन तीनों को एक साथ पढ़ लेंगे और इसको अलग से पढ़ लेंगे, और ये करने के बाद आज का लेक्चर क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आपको कुल मिला के कितने केस पढ़ने हैं? 4 केस भाई। एक केस इन तीनों के लिए पढ़ेंगे, ठीक है। इन तीनों के लिए एक केस पढ़ेंगे, तो उसमें कौन कौन से, या एक तो इनसाइड निकालना पड़ेगा और एक आउटसाइड निकालना पड़ेगा, वैद्युत क्षेत्र। और इसके कारण इनसाइड और आउटसाइड, तो कितने केस हो जाएंगे? 2 इसके लिए और 2 इसके लिए, तो 4 केस हो गए टोटल। चलिए, तो शुरू करें बिना किसी दूरी के। तो मुद्दे की बात यह है कि आपको सारी चीजें जो मैंने बताया है उनको ऐसे ध्यान रखना है कि वो आपके खून में घुस जाएं। कोई रात को आपको 12 बजे उठा कर भी पूछे तो आपको क्या होनी चाहिए? वो सब सारी चीजें पता होनी चाहिए। क्लियर है? तो चलिए, हेडिंग डालिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू conducting hollow solid and non-conducting hollow sphere, ठीक है। लिखिएगा, चालक खोखले गोले, कामा ठोस गोले तथा कुचालक खोखले गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र, ये चीज है। आपको ये चीज पता होनी चाहिए। अच्छा, इन पर आवेश कहां पर रहता है? आवेश सतह पर रहता है। तो लिखिएगा, आवेश बाहरी सतह पर होता है। आवेश बाहरी सतह पर होता है। आवेश कहां पर होता है मेरे भाई? आवेश आपका बाहरी सतह पर होता है। चलिए, अब क्या करते हैं? ध्यान से एक गोला बनाते हैं, बना रहे हैं, कैपिटल आर रेडियस का। और कैसा है? आवेश कहां पर रहेगा? इसकी बाहरी सतह पर रहेगा। तो बाहरी सतह पर आवेश हम बना लिए। और जब भी सतह की बात आएगी तो क्या आएगी? सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब क्या आएगा? सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन
एरिया। ये चीज ध्यान देखना कि जब भी सतह की बात आएगी तो आवेश के लिए क्या आएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, पृष्ठीय आवेश घनत्व। ठीक है, चलिए अब इस पर दो केस बनते हैं। या तो आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पूछेगा, वैद्युत क्षेत्र, या तो इसके अंदर पूछेगा या बाहर पूछेगा। तो केस नंबर 1 लेंगे इनसाइड के लिए। ठीक है, इनसाइड का मतलब स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, मतलब इससे स्मॉल r दूरी पर, इससे स्मॉल r दूरी पर एक क्या खींचेंगे, गॉसियन पृष्ठ। तो गोले के लिए गॉसियन पृष्ठ जो खींचते हैं वो क्या खींचते हैं, गॉसियन गोला ही खींचते हैं। तो ये स्मॉल r डिस्टेंस का क्या, रेडियस का हमने क्या खींच लिया, एक गोला खींच लिया। तो लिखिएगा गॉसियन पृष्ठ क्या होगा, गॉसियन पृष्ठ क्या होगा, गोला होगा, गोला, वो भी कितना, स्मॉल r त्रिज्या का। चलिए, तो अब यहां से अब आपको एक चीज और पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड त्रिज्या के अनुदिश होती है। लिखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड गॉसियन पृष्ठ के, गॉसियन पृष्ठ के त्रिज्या के अनुदिश होती है, अनुदिश होती है। ठीक है, यह एक तरीके से कह लीजिए रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या के अनुदिश होती है, वो भी किधर, बाहर की तरफ। तो इससे हम क्या करते हैं, यहां पर गए और छोटा सा एलिमेंटल एरिया काट लिया। तो इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, रेडियली आउटवर्ड, वो भी त्रिज्या के अनुदिश। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, एरिया वेक्टर ए, इस तरीके से हर एक जगह पर काटेंगे, हर एक जगह पर। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर आउटसाइड, तो वो भी कितना हो गया, डी ए। तो दोनों मतलब हर एक जगह पर काटेंगे तो हर एक जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो यहाँ से जो फ्लक्स जो आएगा, यहाँ से जो हम फ्लक्स निकाल सकते हो क्या होता था, ई डॉट डी ए। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट हटेगा तो क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा, ई डॉट डी ए कॉस थीटा। ठीक है, और थीटा हर जगह पर क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पर क्या है, क्योंकि देखो दूरी क्या है, हर जगह पर इस गॉसियन पृष्ठ पर केंद्र से कितनी दूरी पर है, r दूरी पर। तो कोई भी सतह लेंगे तो वो कितनी दूरी पर होगा, r दूरी पर। तो जब दूरी बराबर है तो उस जगह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या रहेगी, बराबर रहेगी। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई, बाहर। एरिया cos 0 की वैल्यू 0, तो एरिया ये छोटे छोटे एरिया सबको क्या कर दूंगा, सब एरिया को जोड़ूंगा तो एक बड़ा सा एरिया आ जाएगा इसका, कितना, डी ए। तो ये कितना हो जाएगा, ई डी ए, ई इंटू ए। और ये जो एरिया है किसका है, गॉसियन पृष्ठ का है, लिख दीजिए किसका है, गॉसियन सरफेस का एरिया है ए। ए किसका एरिया है, गॉसियन सरफेस का। तो फाई ई कितना हो जाएगा, ई ए, एरिया कितना है, 4 पाई पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो आर कौन सा लेंगे, गॉसियन सरफेस का। तो ये गॉसियन सरफेस कितने हैं, त्रिज्या की है, आर त्रिज्या का। तो आर त्रिज्या का 4 पाई आर स्क्वायर, ये रहा। अच्छा, अब आपको गॉस थ्योरम से क्या पता है, गॉस प्रमेय से आपको एक चीज और पता है कि ये क्या होता है, Q इनसाइड डिवाइडेड बाई फ्लक्स जो होता है, Q इनसाइड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये और ये क्या है, दोनों बराबर हैं, तो बराबर कर दीजिए। यानी कि Q इनसाइड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब ढंग से देखना, क्या इस गोले के अंदर कोई चार्ज है क्या, नहीं,
चार्ज नहीं है ना। कहाँ पर है चार्ज? इसके बाहर है। और बाहर कहाँ पर है? ये जो हमारा जो गोला है उसकी बाहरी सतह पर है, तो इसके अंदर तो कोई चार्ज ही नहीं है। किसके अंदर? गॉसियन पृष्ठ के अंदर कोई चार्ज नहीं है। गॉसियन पृष्ठ के अंदर कोई चार्ज नहीं है, यानी कि ये क्या हो गया, 0/ε0 इज इक्वल टू E इंटू 4πr²। तो देखिएगा यहाँ से ये जीरो में किसी संख्या का भाग देते हैं तो कितना आता है? 0। तो यानी कि ये कितना हो गया? 0। अब देखिए 4 जीरो है नहीं, पाई जीरो है नहीं, आर जीरो है नहीं, तो क्या जीरो होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो बची जो क्या होगी? 0 होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, मतलब इन तीनों केसों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड गोले के अंदर कितनी आएगी? 0। कितनी आएगी? 0। नोट कर लीजिए इसे, फिर दूसरा केस देखते हैं। अब देखिए पहला केस इसके लिए हो गया था इनसाइड के लिए, अब किसके लिए? आउटसाइड के लिए। केस 2, मतलब यदि आपको वैद्युत क्षेत्र कहां पर बताना हो? गोले के बाहर बताना हो, आउटसाइड। आउटसाइड का मतलब अब आर आपका क्या होगा? स्मॉल आर बड़ा होगा किससे? कैपिटल आर से। यानी कि ये आपका क्या रहा? स्फीयर रहा, कैपिटल आर रेडियस का, और इस पर चार्ज है प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है। अब इससे जो है स्मॉल आर दूरी पर एक गॉसियन पृष्ठ बना लिया। क्या बना लिया? गॉसियन पृष्ठ। ठीक है, देखिएगा यार थोड़ा सा फिगर में वो लो चाहे। तो ये स्मॉल आर रेडियस का है। कितना है? स्मॉल आर रेडियस है कि गॉसियन पृष्ठ। तो गॉसियन पृष्ठ जो है यहाँ पर है, गॉसियन पृष्ठ वो आपका गोला है, और कितनी रेडियस का है? तो स्मॉल आर त्रिज्या का। और यहां से आप क्या निकाल सकते हैं? फिर से आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? रेडियल है। बार बार नहीं लिखूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? रेडियल है। मतलब जिस डायरेक्शन में आपकी, जैसे यहां पर आपने काटा एक छोटा सा एलिमेंट, तो इसके कारण जो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसकी त्रिज्या के अनुदिश होगी। तो ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, और यहां पर जो एरिया वेक्टर किधर होगा? वो भी इसी डायरेक्शन में होगा। यानी कि इसके हर एक जगह पर यदि आप काटते चले जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये इसी डायरेक्शन में और एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में। तो यहां से आपको क्या पता होता है? फ्लक्स निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? E इंटू डी ए, ई डॉट डी ए, और ये कितना आ जाएगा? E डी ए कॉस थीटा, और दोनों के एंगल डायरेक्शन एक है, यानी कि एंगल कितना हो गया? 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पर क्या है? यहां से हर जगह पर दूरी क्या है? आर 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 है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? कांस्टेंट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ गई। डी ए रहा, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। अब डी ए आ गया मेरे भाई। क्या आ गया? डी ए आ गया। तो छोटा छोटा एरिया सबको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? एक बड़ा सा एरिया। और बड़ा सा एरिया कितना आ जाएगा? ये यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू बड़ा सा एरिया कितना आ जाएगा? 4π स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है। अच्छा, अब आपको एक चीज और पता है गॉस की प्रमेय से। गॉस की प्रमेय से क्या होता है? फ्लक्स जो होता है वो कितना होता है? क्यू इनसाइड। गॉसियन पृष्ठ के अंदर किसी बंद सतह के अंदर जितना चार्ज होता है वह उसका जब वैद्युत फ्लक्स निकालते हैं तो उस चार्ज के 1/ε0 के बराबर होता है। तो क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाई ε0 हो रहा है। अच्छा, यहाँ से क्यू इनसाइड के कितना आया? क्योंकि चार्ज किस पर है? सतह पर है। चार्ज कहाँ पर है? सतह पर है। यानी कि क्या आएगा? सिग्मा इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई एरिया। तो आपका चार्ज कहाँ पर है? चार्ज तो आर, कैपिटल आर दूरी पर है ना। कितनी दूरी पर है? कैपिटल आर। तो यहाँ से क्यू इनसाइड कितना हो जाएगा? सिग्मा इंटू एरिया। तो एरिया कितना हो जाएगा भाई? आपका आवेश कैपिटल आर दूरी पर है, ना कि स्मॉल आर दूरी पर। भाई यहाँ पर देखो ना, कोई चार्ज नहीं है, ये तो ऐसे ही है। तो कितना हो जाएगा? 4π, और ये कितना हो जाएगा? कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई ε0।
ये और ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं, तो बराबर कर दो। जब मैंने बराबर किया तो कितना आ जाएगा, ई इंटू 4πr²। 4π से 4π कैंसिल। इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जो आउटसाइड आई वो कितनी आ जाएगी, सिग्मा r² यदि आप यहां से देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, 1/r² के। ठीक है, और यहां से एक चीज और देखो तो ये r आपका क्या है, सिग्मा क्या है, कांस्टेंट है। r² क्या है, कांस्टेंट है। और ये क्या है, ε0 क्या है, कांस्टेंट है। बदल क्या रहा है, दूरी। इस रेडियस से जितनी, इसके सेंटर से जितनी दूर आप जाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती जाएगी, उतनी ही कम होती जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब इसका ग्राफ देख लेते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए पॉज करके। चलिए अब इसका ग्राफ देखते हैं। तो जब आप ग्राफ देखेंगे E वर्सेस R का, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस R का जब ग्राफ देखेगा तो क्या करेगा, एक गोला बना लीजिए। क्या करेंगे आप, एक गोला बनाएंगे। तो गोला बना लो भैया। ठीक है, ये क्या बता रहा है, ये इनसाइड मतलब अंदर की तरफ बताएगा, इनसाइड। आवेश आपका कहाँ पर है, बाहर है, तो आवेश भी आप दिखा दीजिएगा, दिखाना हो तो। अच्छा, क्या बोला कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कितनी आ रही थी, अंदर आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही थी इसकी वजह से क्या आ रही थी, 0 आ रही थी। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ रही थी, 0। तो अंदर के लिए ये क्या बता रहा है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पर इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 0। E बराबर 0। ये R है रेडियस पर। ठीक है, ये इनसाइड अंदर है, गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना है, 0। अब आउटसाइड के लिए यदि देखें तो आउटसाइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई थी, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो यहां से E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये वाला ग्राफ आप लोग बना लीजिए तुरंत। और ये कौन सा है, आउटसाइड, बाहर की तरफ। चलिए बना लीजिए। फिर आज का आखिरी केस लेते हैं और फिर उसके आधार पर ये सब सारी चीज़ें करेंगे। तो चलिए पहले इसको कर लीजिए। चलिए अब हेडिंग डालिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। कुचालक ठोस गोले के कारण, ठोस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। अच्छा, एक चीज आपको और ध्यान रखनी, फिर से क्या कह रहा है, कुचालक कह रहा है, यानी कि क्या कह रहा है, कुचालक। ध्यान देना वर्ड पर। और ठोस कह रहा है, यानी कि आवेश आपका कहाँ पर रहेगा, आयतन पर। लिखिएगा आवेश पूरे आयतन में होगा। ये बात आपके खून में घुस जाए, आवेश आयतन में होगा, आयतन में होगा। चलिए, तो इसमें भी आपके दो केस बनेंगे। केस 1 मैं इनसाइड के लिए पहले ले रहा हूँ। किसके लिए ले रहा हूँ, इनसाइड के लिए। चलिए, तो ये क्या है, कैपिलर रेडियस का है। इनसाइड का मतलब क्या हुआ कि स्मॉल आर क्या है, छोटा है कैपिटल आर से। ये आर त्रिज्या का क्या है, आपका गोला है, जहाँ पर
जो चार्ज है वो हर जगह पर है, एक समान रूप से वितरित है। कैसा है? एक समान रूप से वितरित है। चलिए, अब वो कह रहा है कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है इसके अंदर, तो हम क्या करते हैं, स्मॉल आर रेडियस का, स्मॉल आर रेडियस का क्या बना लेते हैं, गॉसियन सरफेस। तो ये जिसको मैं डार्क कर रहा हूं ये क्या है, स्मॉल आर रेडियस का क्या है, गॉसियन सरफेस है। स्मॉल आर रेडियस की क्या है, गॉसियन सरफेस है। तो यहां पर लिखेगा गॉसियन पृष्ठ क्या हो जाएगा, गॉसियन पृष्ठ ये क्या हो जाएगा, गोला। अब किसका होगा, स्मॉल आर त्रिज्या का। चलो ये तो लिख गया। अब क्योंकि यहां पर किसकी बात हो रही है, चार्ज कहां पर है आपके आयतन में, तो क्या आएगा, रो। रो इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन वी, आयतनिक आवेश घनत्व। ठीक है, चलिए, तो यहां से आप क्या निकालेंगे, यहां पर भी आवेश जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे है, रेडियली आउटवर्ड, मतलब कैसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड त्रिज्या के अनुदिश बाहर की ओर। ये आपको यार हर एक क्वेश्चन में दिए हो गए, मान के चलो कि ये कैसा है, स्टैंडर्ड है। एनसीईआरटी में हर एक क्वेश्चन पे यदि बोला है तो आपको हर एक क्वेश्चन पर दिया हुआ है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लेना है, रेडियली आउटवर्ड, मतलब बाहर की तरफ लेना है, त्रिज्या के अनुदिश बाहर की तरफ लेना है। आपसे यदि आईआईटी में भी क्वेश्चन पूछता है तो वहां पर भी आपका दिए हुए ही रहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में तो कोई दिक्कत नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड है। चलिए, अब हम क्या करते हैं कि यहां पर आप क्या करते हैं, छोटा छोटा एलिमेंट काटिए। जब काटेंगे तो आपको क्या पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ और एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ। ऐसे करके आप हर जगह पर काटते जाएंगे और हर जगह क्या करते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे, तो आपका इससे फ्लक्स निकल आएगा। तो फ्लक्स जो टोटल फ्लक्स निकलेगा वो कितना निकलेगा, E इंटू डी ए कॉस जीरो, क्योंकि एंगल कितना बना रहा है, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पर क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि हर जगह पे दूरी क्या है, बराबर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, कांस्टेंट। अब जो है यहां पर क्या होगा, एरिया, तो ये रहा डी ए, कॉस जीरो की वैल्यू जीरो, एक होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ए रहा। एरिया कितना हो जाएगा, तो इसका आर रेडियस का, स्मॉल आर रेडियस का गॉसियन पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, आई होप कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, ये रहा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आपको गॉस की प्रमेय से क्या पता है, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से आपको पता है कि क्यू फ्लक्स जो बराबर होता है वो होता है कि कितना गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। और क्यू इनसाइड क्या आ जाएगा, रो इंटू वी। अब वॉल्यूम किसका लेंगे भाई, चार्ज तो आपका कैपिटल आर रेडियस तक है, लेकिन गॉसियन सरफेस कहां तक है, स्मॉल आर तक, और हमें चार्ज कौन सा चाहिए, इनसाइड द गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, तो कितना है वॉल्यूम, तो क्या लेंगे, गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3, तो कितना हो जाएगा 4/3 पाई, और आर कौन सा होगा, ये स्मॉल आर वाला, आर क्यूब डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं, तो लिख कर दो बराबर। E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू रो 4 पाई आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 3। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर क्यूब कैंसिल, क्या बचा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से आप निकाल लेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपकी क्या आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। मतलब यहां से आप देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इनसाइड के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके, आर के। यानी कि आप जो है आर की दूरी बढ़ाते जाएंगे तो आपका क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा।
बढ़ रहा है। अच्छा, बट ऑब्वियस भी है यार, बढ़ेगा ही, क्यों बढ़ रहा है? पहले बात समझो, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो चार्ज भी तो बढ़ता जाएगा ना। क्या बढ़ता जाएगा? चार्ज बढ़ता जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, चार्ज आपका बढ़ता जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। तो वही तो लिखा है। चलिए, तो आप इसको पहले नोट करिए। इनसाइड का केस हुआ, अब बचा आउटसाइड का केस। चलिए भैया, अब जो है आज का आखिरी केस करते हैं। केस नंबर 2 इनसाइड हो गया था। अब क्या निकालना है? आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। आउटसाइड का मतलब है कि स्मॉल आर आपका बड़ा होगा कैपिटल आर से। चलिए, तो ये रहा आपका कैपिटल आर, और यहाँ पर हर एक जगह पर क्या है? चार्ज है आयतन पर। यहाँ से स्मॉल आर दूरी पर हमने क्या किया? एक गॉसियन सरफेस लिया। तो ये गॉसियन सरफेस आपने बना लिया, ठीक है, स्मॉल आर दूरी पर। अब क्योंकि ये कैसा है? आयतन में है, तो यहाँ से क्या आएगा? रो आएगा Q/V। आयतनिक आवेश घनत्व तो आपको पता है। यहाँ से आपने गॉसियन पृष्ठ लिया, गॉसियन जो सरफेस आएगी, गॉसियन सरफेस जो आपने लिया है, आयतनिक पृष्ठ जो लिया है वो क्या है? आपका गोला है, यानी कि क्या है? स्फीयर है। और कितनी रेडियस का है? स्मॉल आर त्रिज्या का। फिर से यार सब सारी चीज़ें यहाँ पर आपने क्या किया? एक एलिमेंट काटा। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होनी है? इलेक्ट्रिकली आउटवर्ड हो गया, रेडियली आउटवर्ड, एरिया वेक्टर इसी डायरेक्शन में। यहाँ पर भी आप काटेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी किधर होगी? रेडियली आउटवर्ड, एरिया वेक्टर भी आपका इधर ही होगा। यानी तो हर एक जगह को जोड़ेंगे तो आपका जो फ्लक्स आएगा वो कितना हो जाएगा? E.dA cos 0। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पर क्या है? बराबर है, क्योंकि हर जगह पर दूरी कितनी है? स्मॉल आर। तो स्मॉल आर ई तो क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। ये DA cos 0 की वैल्यू 1। तो DA का जब छोटा छोटा एरिया जोड़ेंगे तो क्या आएगा? बड़ा सा एरिया आ जाएगा। और ये जो एरिया आएगा, ये DA एरिया किसका है? गॉसियन सरफेस का है। तो E/DA मतलब 4 पाई, और गॉसियन सरफेस कितने का है? स्मॉल आर का, तो 4 पाई r² इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपको गॉस की थ्योरम से, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस लॉ से क्या पता है कि Q इनसाइड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू कितना होता है? फ्लक्स होता है। यही तो होता है फ्लक्स। तो ये दोनों क्या है? बराबर हैं, बराबर कर दिया मैंने। E/4 पाई r²। अच्छा, अब इसके अंदर कितना चार्ज है? ध्यान देना। तो अंदर कितना चार्ज है? रो इंटू वी अपॉन एप्सिलॉन नॉट E/4 पाई r²। अच्छा, चार्ज देखो कितने वॉल्यूम तक है? तो स्मॉल आर रेडियस तक है। कहाँ तक है? कैपिटल आर रेडियस तक है। भाई यहीं तक तो चार्ज है ना, यहीं तक। भाई इसके बाहर चार्ज थोड़ी ना। कहाँ है चार्ज? चार्ज कहाँ है? केवल गोले के अंदर है, यहाँ पर। तो ये गोला कितनी रेडियस का है? कैपिटल आर रेडियस का। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? कैपिटल आर वाला आएगा तो कितना हो जाएगा? यहाँ से 4/3 पाई r³ इंटू रो डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? E/4 पाई r²। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपकी आ जाएगी वो कितनी आएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी आएगी ρr³ अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट r²। दैट्स इट। तो ये सब सारी चीज़ें आपको क्या होनी चाहिए? पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, तो अब हम क्या करते हैं? इनके बीच का ग्राफ देख लेते हैं। ये आपके बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन में भी इससे क्वेश्चन आते हैं। तो कंपटीशन में जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो हम उसे क्या करेंगे? अगले चैप्टर में देखेंगे, अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो पहले ये वाला कंप्लीट करते हैं।
तो चलिए अब इसका ग्राफ देखे लेते हैं। तो ये रहा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर है। तो आप क्या करिए, एक गोला बना लीजिए जिस पर चार्ज है, ठीक है। यहाँ पर आपकी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इनसाइड है। E वर्सेस R का ग्राफ, ये रेडियस है, ये आउटवर्ड है, आउटसाइड। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है। कैसी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। तो ठीक है, R आपने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दिया, मतलब E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r। और आउटर साइड पर कैसी है, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। क्योंकि देखिए रो क्या है, कांस्टेंट है, Q/V आपको पता है, क्योंकि चार्ज भी आपको पता रहेगा बराबर है, और रो भी क्या है आपका, मतलब वॉल्यूम भी क्या है, कांस्टेंट रहेगा। r³ मतलब जो गोला दिया हुआ है उसकी क्या है, त्रिज्या है, तो वो तो दिया ही है। 3 कांस्टेंट है, एप्सिलॉन भी क्या है, कांस्टेंट है। तो ये रहा आपका ग्राफ। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपको बहुत सारे बेनिफिट होंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।